इंडिपेंडेंस तो हमें 99 साल की लीज पर मिली है और अब देखना ये होगा कि 99 साल बाद क्या होगा। क्या ब्रिटिशर्स दोबारा हमारे ऊपर राज करेंगे या फिर मोदी गवर्नमेंट कोई सख्त कदम उठाएगी। ऐसा ही कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आपके नहीं तो आपके पेरेंट्स के फोन पे कभी ना कभी जरूर आया होगा और ऐसे मैसेज को पढ़कर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर चल क्या रहा है, आजादी से पहले और बाद के इंडिया में क्या चेंज आया है और आज हमारे देश की दुनिया में क्या पोजीशन है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। इंडिया जिसके पास इंडिपेंडेंस के बाद प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ नहीं था, वो आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। इंडिपेंडेंस या फिर आजादी, सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे आजाद होते ही हमें सब कुछ मिल गया। कुछ लोगों को लगता है कि हमने ब्रिटिशर्स से चाय, रेलवेज और इंग्लिश लैंग्वेज की तरह बहुत कुछ इनहेरिट किया और बस चल दिए डेवलपमेंट की राह पर बिना किसी दिक्कत के। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत से अंग्रेजों को निकालना अपने आप में काफी बड़ा चैलेंज था, लेकिन उसके बाद इंडिया की कंडीशन को सुधारना उससे भी बड़ा चैलेंज था। उस समय के लीडर्स के कंधों पर बोझ था इंडिया की कंडीशन को हर तरीके से इंप्रूव करने का, सोशली, इकोनॉमिकली या इंटरनेशनली। सोचकर देखिए, इंडिया का लो लिटरेसी रेट, जहां अप्रोक्सीमेटली 88% लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जहां रोड्स, रेलवेज और अदर पब्लिक यूटिलिटीज देश की जनता की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रही थी। यहाँ के लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल भी हमारी इकोनॉमी पर एक बर्डन थे। जिन लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि फूड, वाटर, हेल्थ केयर की कोई फैसिलिटीज नहीं थी, और इन सब के बाद फिर रिलीजियस टेंशंस थी। आज जैसे हमारे देश के नागरिक गर्व महसूस करते, इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को देखकर उस समय रिलीजियस और एथनिक टेंशंस की वजह से देश के बहुत से हिस्सों में वायलेंस और ब्लडशेड से हमारे देश की यूनिटी खतरे में थी, जिसका ब्लेम हम पाकिस्तान के पार्टीशन पर भी डाल सकते हैं, जिसके साथ हमारे आज तक बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। चारों तरफ बस डर का माहौल था और वेस्टर्न कंट्रीज प्रेडिक्टेड कि हम एज अ कंट्री सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी इस देश के काबिल लीडर्स ने कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करके इंडिया को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी है, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2027 तक इंडिया जर्मनी और जापान को ओवरटेक करके 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में से एक है, थैंक्स टू इंडियन कंपनीज लाइक TCS। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी सर्विसेज में वर्ल्ड लीडर्स हैं। बिकॉज एजुकेशन सेक्टर में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है, 2011 तक इंडिया का लिटरेसी रेट 74% तक ग्रो हो चुका था। करंटली इंडिया में 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं और 4 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हायर एजुकेशन में एनरोल किया है। यही नहीं, इंडिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी एक मेजर इंटरनेशनल हब बन गया है। और अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो इंडिया मेडिकल टूरिज्म के लिए वन ऑफ द टॉप प्लेसेस बन गया है। स्किल्ड डॉक्टर्स और नर्सेज की इंडिया में अब कोई कमी नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हेल्थ केयर कॉस्ट भी डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी कम है, ताकि मेडिकल फैसिलिटीज सबके लिए इजीली एक्सेसिबल हों, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, रेस, जेंडर और इनकम। बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोल रही हैं, क्योंकि सभी कंट्रीज चाइना पर अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहती हैं। इंडिया की गवर्नमेंट ने भी इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें काफी सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए, जैसे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स रिलीफ्स, चीप लेबर, एंड एज अ रिजल्ट एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनीज इंडिया में आईफोन और टेस्ला कार्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं। मतलब टेस्ला करेगी। इससे यहाँ के लोकल लोगों को, मतलब जो इंडियंस हैं, उन्हें भी जॉब्स मिले हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि राइस, शुगर, मिल्क, पल्सेस, जूट, टी, कॉफी, स्पाइसेस का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। एंड जस्ट लाइक ई-कॉमर्स, tourism, logistics, construction and many more sectors in India are booming. इन्हीं रीजंस की वजह से हमारी सॉफ्ट पावर इस हद तक इंक्रीज हुई है कि हमने यूएस और यूरोप के इतने प्रेशर के बाद भी रशिया से सस्ते दाम पर ऑयल इंपोर्ट किया, एंड वी आर द ओनली मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके यूएसए और रशिया दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। लेकिन ये सारे चेंजेस ओवरनाइट नहीं हुए, इनके पीछे है डेकेड्स अपॉन डेकेड्स और काफी सारे केपेबल लीडर्स का हार्ड वर्क। अगर हम अपनी जर्नी को ब्रीफ में सम करें तो 1947 से 1950 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ने प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किया। 1950 में इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और एक सॉवरेन स्टेट बन गया, जो कि एक मॉन्यूमेंटल स्टेप था स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करने की तरफ। 1951 से 74 के दौरान 5 साल प्लान इंट्रोड्यूस किए, जिनमें मेजर प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया और ग्रोथ के लिए स्टेप्स लिए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रूरल अपलिफ्टमेंट, एजुकेशन जैसी चीजों पर काफी फोकस किया गया। इसी फेज में इंडिया ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को विटनेस किया, और इस रिवॉल्यूशन ने न सिर्फ इंडिया को फूड शॉर्टेज से मुक्ति दिलाई, बल्कि फूड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की। इंडिया ने इस रिवॉल्यूशन के बाद से ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को कंटिन्यूअसली इंप्रूव किया है, जिसकी बदौलत आज इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करता है। 1974 में सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किए गए, जिनकी वजह से हम बॉर्डर टेंशंस को काफी हद तक रिलीव कर बाकी सेक्टर्स में फोकस कर पाए।
1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरने के लिए इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज अडॉप्ट करी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अपने डोर ओपन कर दिए। इंडिया की स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी इसरो ने भी चंद्रयान, मंगलयान जैसे बहुत सारे सक्सेसफुल मिशंस लॉन्च करके इंडिया को प्राउड फील करवाया और वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल रिफॉर्म्स पर इंडिया ने काफी वर्क किया और आज तक कर भी रहे हैं। इसी का एक नतीजा था 3 तलाक बिल। ये थे अ फ्यू ऑफ द मेनी माइलस्टोन्स जो इंडिया ने अचीव किए हैं, क्योंकि अगर हम सारे कवर करने बैठ गए तो ये वीडियो ना जाने कितने घंटे का बन जाए और फिर भी कुछ ना कुछ बाकी रह जाए। एंड वी एनकरेज यू टू शेयर दिस वीडियो ताकि आप सबको बता सके इस इंडिपेंडेंस डे पर कि रियलिटी में कितनी हार्डशिप्स को फेस करके हमने कितना कुछ अचीव किया है एंड फील प्राउड एज एन इंडियन। बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो फॉर आवर कंट्री एंड अस। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।